हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ सीए इंटरमीडिएट ऑडिट। अब आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एसए 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। अब ध्यान से सुनना, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन या फिर वर्किंग पेपर्स, आपके एग्जाम में कोई भी वर्ड यूज़ किया जा सकता है और आंसर आपको इसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में से मिलेगा। प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन या फिर वर्किंग पेपर्स कुछ भी आए क्वेश्चन में, आपको यही स्टैंडर्ड को यूज़ करना है। ऑल राइट, लेट्स बिगिन। देखो, हम कुछ भी करते हैं लाइफ में तो हमें चाहिए होता है एक प्लान उसे करने के लिए। आज आप एग्ज़ाम में मई 22, नवंबर 22 जिस भी एग्ज़ाम में पेयर करना चाहते हो तो उसके लिए आपने कुछ प्लान किया होगा। मैं ये क्लास देखूँगा, इतने टाइम तक सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, इतने टाइम तक मुझे टेस्ट सीरीज़ देनी है, ये सब आपने क्या किया है, प्लान। तो आप कुछ भी करने से पहले क्या करते हो, प्लान, और उसी के अकॉर्डिंग आप कुछ प्रोसीजर्स करते हो। पहले प्लान करते हो और वो प्रोसीजर्स करते हो, राइट। ऐसे ही ऑडिटर भी जब ऑडिट करता है तो वो अपने पूरे ऑडिट को प्लान करता है। क्या करता है, प्लान करता है और प्रॉपर मेंशन करता है क्या क्या उसे ऑडिट प्रोसीजर्स करने। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, प्लान करेगा। प्लान करने के बाद ऑडिटर करेगा प्रोसीजर्स। क्या करेगा, प्रोसीजर्स। अब जब भी हम ऑडिटिंग में कोई प्लान करते हैं, प्रोसीजर्स करते हैं, क्यों प्रोसीजर्स करते हैं, ताकि हम एविडेंसेस ऑब्टेन कर पाए। मेन मकसद क्या है, एविडेंसेस ऑब्टेन कर पाए। अब ये जो एविडेंसेस ऑब्टेन होंगे इनके बेसिस पे हम करेंगे कॉन्क्लूजन। क्या करेंगे, कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन बनाएंगे अपनी, बेसिकली इस एविडेंस के बेसिस पे हम सोचेंगे, अपनी कैलकुलेशंस चेक करेंगे, अपने बेसिक कॉन्क्लूजन्स बनाएंगे, एस्टिमेशंस बनाएंगे। उस एविडेंस को बेस लेके हम अपने माइंड में जो कंक्लूजन बनाएंगे उसके बेसिस पर हम देते हैं ओपिनियन। क्या देते हैं, ओपिनियन। अब ओपिनियन जो जाता है वो जाता है मेरी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, एंड उससे पहले का जितना भी काम हम करते हैं वो सारा जाता है मेरा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। ठीक है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है, वर्किंग पेपर्स। ऑडिटर ने जितना भी काम किया है, जो भी काम किया है, उसको वो एक रिटन फॉर्मेट में अपने पास संभाल के रखता है। जो वो अपने पास संभाल के रखता है उसे बोलते हैं हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और वर्किंग पेपर्स, वॉट एवर इट इज। एज पर एसए 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ये ऑफिशियल डेफिनेशन है। जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, एसए 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन या फिर वर्किंग पेपर्स, तीनों में कोई भी चीज़ आपसे पूछी जाती है, आपको ये वाली डेफिनेशन से ही स्टार्ट करना है। नंबर 1, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रेफर्स टू द रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, relevant audit evidences obtained and the conclusion reached thereon। क्योंकि इसके बाद आता है ओपिनियन। ओपिनियन हम ऑडिट रिपोर्ट के अंदर देते हैं, उससे पहले का सारा काम कहाँ जाएगा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। नंबर 1 प्रोसीजर्स, नंबर 2 ऑडिट एविडेंसेस, नंबर 3 कंक्लूजन्स। ध्यान से सुनो, audit documentation refers to the record of audit procedures performed, relevant audit evidences obtained and conclusions the auditor reached, right। ध्यान से एक बार फिर से रीड करो। ऑल राइट, आगे चलते हैं। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि आ सकता है। वर्किंग पेपर्स आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 7 days, sorry, just a second, 7 years। ये मिस्टेक है, 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। आपके पास एमसीक्यू में क्या आएगा कि व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर कीपिंग द वर्किंग पेपर्स, व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर कीपिंग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, मान लेते ए में लिखा 8 years,
क्या टिक करोगे भाई? 7 ईयर्स। ओके, अब पहले ना ये 10 ईयर्स तक रखना ज़रूरी था, अब ये 7 ईयर्स हो गया है। पहले था 10 ईयर्स। तो आपके पास ना एग्जाम में कोई भी अगर क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू 10 ईयर्स, तो आप क्या बोलोगे? 10 ईयर्स पहले था, अब 7 ईयर्स है। कहीं पे भी स्टडी मटेरियल के अंदर भी ये वाली बात मेंशन नहीं है, बट मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि पहले रिक्वायरमेंट थी 10 ईयर्स की, अब क्या है 7 ईयर्स की सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट है। प्लीज़ इसे भूलना नहीं। चलो नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, या फिर व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग वर्किंग पेपर्स। कोई भी आपके पास क्वेश्चन आता है, देखो मैंने सेग्रीगेशन कर रखी है बेसिक और एडिशनल, आपको एग्जाम में डायरेक्ट लिख के आना है व्हाट इज द पर्पस। ओके, अब क्या करेंगे हम, पहले तो मैं एक्सप्लेन करूंगी कि पर्पस क्या है, एक एक ये मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स उठाए हुए हैं, इसके बाद इसका एक निमोनिक भी दूंगी, और आपको एग्जामिनेशन पर्पस से जो ये निमोनिक है इसे याद करके रखना है प्लीज़, और पहले इसे समझना है। समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एमसीक्यू में भी आपसे पूछा जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आप कुछ भी चीज़ करते हो तो प्लान करते हो, उसे रिटन फॉर्मेट में लिखते हो। मैं ही आपसे पूछती हूँ, आपने प्लान किया है एग्ज़ाम का कि भाई मैं किस किस दिन क्या क्या पढ़ने वाला हूँ, अब इस चीज़ को आप लिखते हो अपने पास, राइट, रिटन फॉर्मेट में आप लिखोगे। अब ऑप्शन नंबर 1 आपने अपने माइंड में प्लान बना रखा है, ऑप्शन नंबर 2 आप उसे लिख लो प्लान को सारा, तो क्या बेटर रहेगा, लिखा हुआ, राइट। तो ऑडिटर भी क्या करता है, उस सब प्लान को लिख लेता है अपने पास। नंबर 1 प्लानिंग के पर्पज से ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट चीज़ आती है मेरे पास DSR। अब इधर देखो कुछ चीज़ बताती हूँ, डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू। अच्छा जी, अब ऑडिट करने के लिए कौन कौन जाता है, CA जाता है और छोटे छोटे से आर्टिकल्स जाते हैं, ठीक है। अब ये आर्टिकल्स और CA दोनों जाते हैं और ऑडिट करके आते हैं। अब क्या काम सारा आर्टिकल करता होगा या सारा CA करके हैं, मिलके करते होंगे, मिलके करते हैं। अब बट काम ज़्यादा अच्छा करना किसे आता होगा, CA को आता होगा कंपेयर टू द आर्टिकल। तो आर्टिकल क्या करता है और CA क्या करता है, ध्यान से सुनना। देखो CA सबसे पहले आर्टिकल को डायरेक्ट करता है कि क्या क्या काम करना है, ठीक है। वो क्या करता है, डायरेक्ट करता है कि क्या क्या काम आपको करना है। मतलब कि तुम्हें डेटर्स चेक करने हैं, तुम्हें क्रेडिटर्स चेक करने हैं, तुम्हें सेल्स चेक करनी है, तुम्हें परचेजेस चेक करनी है। ओके, अब ये जो डायरेक्शन है, डेलीगेशन है, डायरेक्ट करना, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, अलग अलग आर्टिकल्स के बीच में आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, इन तीनों को ये जो CA है क्या कर देता है, डायरेक्ट कर देता है। नंबर 1। नंबर 2, अब काम आता है कैसे जो डायरेक्ट किया काम उसको कैसे करना है। ओके, अब ये आर्टिकल सीख रहे हैं अभी काम, तो इन्हें नहीं पता कि कैसे काम को करना है। ओके, तो CA जो है पहले आर्टिकल्स को डायरेक्ट करता है कि तुम्हें क्या क्या काम करना है, उसके बाद बताता है कैसे उस काम को कर रहा है, कैसे उस काम को करना है, सॉरी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है मेरे पास कि उस काम को कैसे करना है, तो दैट इज योर सुपरविजन। अब पहले डायरेक्ट किया काम को, फिर उसे सुपरवाइज किया और लास्ट में देखा कि जो बताया गया था काम उसके अकॉर्डिंग हुआ या फिर नहीं हुआ। मतलब सारे के सारे काम को CA क्या कर लेता है, रिव्यू कर लेता है, रिव्यू।
ठीक है। तो देखो काम किसने किया, आर्टिकल से कराया गया, बट सीए ने उस काम को पहले डायरेक्ट किया, फिर सुपरवाइज किया, फिर उसके बाद रिव्यू कर लिया, बस डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू। अगर ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड होंगी कि अगर ये देख सके, कि ऑडिटर अगर ये बात देख सके कि कौन सा काम किस आर्टिकल को दिया गया है, उसे कैसे करना है, और साथ साथ में उसके रिव्यू रिलेटेड कुछ कमेंट्स डाल दिए जाएं, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा, वरना बहुत ही मेस्डअप नहीं हो जाएगा। इतनी सारी चीज़ें होती हैं एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, उन सबको चेक करना और किसने क्या काम किया बहुत ही डिफिकल्ट बन जाएगा, राइट। तो डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ही एक पॉइंट आता है मेरा अकाउंटेबिलिटी। अब एक ऑडिटिंग फील्ड पर 5-6 लोग भी जाते हैं, 2 लोग भी जाते हैं, डिपेंड करता है उस ऑडिटिंग असाइनमेंट पर, ठीक है। बट काम किसने किया, इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, काम किसने किया बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंटेबिलिटी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम क्या करते हैं कि जो आर्टिकल, मान लेते हैं चुटकू नाम का आर्टिकल, उसने डायरेक्ट डेटर्स चेक करे, तो हम ये अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बना लेंगे। इनफैक्ट आपको पता है छुटकू से साइन भी करा लेंगे कि छुटकू साइन कर दे कि तूने डेटर्स को चेक किया। अच्छा, मुटकू ने क्रेडिटर्स को चेक किया है, तो हम ये वाली चीज़ को मेंशन कर लेंगे अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में और उससे साइन भी करवा लेंगे, ठीक है। साइन एटलीस्ट मेंशन्ड होना बहुत ही ज़रूरी है, ओके। चुटकू मुटकू अभी हम बाद में जाके कोई गड़बड़ आई तो एटलीस्ट बता सकते हैं हाँ ये आर्टिकल हमारे पास था, उसने ये वाला डेटर को चेक किया था और उसके अंदर गड़बड़ निकल के आई है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आगे जाके कभी भी कोई भी बात आ सकती है तो पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किसने चेक करी है, राइट। नेक्स्ट, कंक्लूजन फ्रॉम द एविडेंस। अब ऑडिटर जब भी कोई भी प्रोसीजर्स बनाता है उसके रिलेटेड उसने अपने आप दिए हैं ओपिनियन। अब ये जो ओपिनियन दिया है उसका बेस क्या था, ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस से लेके ओपिनियन के बीच की जो जर्नी है उसे बोला जाता है कंक्लूजन। ऑडिटर कहीं पे भी ऑडिट रिपोर्ट में नहीं बताता कि मैंने ऐसा ऐसा एविडेंस के बेस पे सोचा और इसीलिए ये वाला ओपिनियन दिया, बट वो खुद से तो सोचता है, वो खुद से तो पूरा का पूरा अपनी कैलकुलेशंस करता है कि ये एविडेंस है, ये कंक्लूजन बनता है, ये ओपिनियन बनता है। तो कहाँ पे, किस जगह पे वो अपनी सोच को लिखेगा उसको बोला जाता है कंक्लूजन, और ये पूरा रिटन में होना बहुत ही ज़रूरी है। अगेन, कंक्लूजन कैसे होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, दैट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर, और ऑडिट फील्ड पर जाके ही आपको एग्जैक्ट बताया जा सकता है कि क्या एविडेंसेस के कैसे कंक्लूजन निकलेंगे और कैसे ओपिनियन बनेंगे, ओके। ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव है। अभी इंटर लेवल पर आपको बस इतना समझना है कि एविडेंस को बेस लेके जो कंक्लूजन्स बनाए हैं उसको डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्यूचर ऑडिट। अब कंपनी, अगर मैं कंपनी की बात करूं तो एक ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंटेड होता है। क्योंकि वो 5 साल के लिए अपॉइंटेड है तो अगर उसने फर्स्ट ईयर में ऑडिट किया, ठीक है, उसके बेसिस पे उसने अपने माइंड में कुछ पॉइंटर्स लिख लिए होंगे। नेक्स्ट ईयर जब ऑडिट करेगा वो उन पॉइंटर्स को बेस लेके नेक्स्ट ईयर का ऑडिट करेगा। उसके नेक्स्ट ईयर जो फर्स्ट सेकंड ईयर में उसने ऑडिट किया उसको बेस लेके करेगा। फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर तक आते आते उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि कौन से डेटर्स में एक इशू क्रिएट होता है, कौन से क्रेडिटर्स में इशू क्रिएट होता है, क्या टाइप का सेल में इशू होता है, क्या टाइप का परचेजेस में इशू होता है, कहाँ पे मिस स्टेटमेंट्स दिखती हैं,
ये सब उसे पता चल जाएगा। कैसे इंटरनल कंट्रोल्स हैं ये सब उसे पता चल जाएगा। अब वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि उसने पहले ऑडिट, देखो फ्रेश एक न्यू कंपनी का ऑडिट करना स्टार्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। अगर पहले कर रखा होता है तो आप पुरानी फाइल को उठाओ और नए साल का जो ऑडिट होगा वो थोड़ा इजी होगा, क्योंकि आपकी बैक में अंडरस्टैंडिंग अच्छी खासी बनी हुई है। अब क्योंकि सब कुछ रिटन है तो आपके लिए एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती है। ओके, फटाफट करते रहोगे, रिटन बना हुआ है कि ये काम करना है, कैसे कैसे करना है। डॉक्यूमेंटेशन रिटन में जो चीज़ें होती हैं ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज़ है। ठीक है, अब क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में लास्ट में आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आता है मेरे पास लीगल रिक्वायरमेंट। यस, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये गाइडेड नहीं है कि आपको वर्किंग पेपर्स मेंटेन करने तो करो, ये लीगल रिक्वायरमेंट भी है। लीगली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के अकॉर्डिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज बाउंड टू मेंटेन वर्किंग पेपर्स। स्टैंडर्ड तो है ही, उसके अलावा भी आपको मेंटेन करना लीगल रिक्वायरमेंट है। साथ में आता है अभी, क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपको वर्किंग पेपर्स को मेंटेन करना है, तो आप क्या करते हो, आईसीएआई के अकॉर्डिंग ये रिक्वायरमेंट है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। इधर देखना, आईसीआई के बहुत सारे मेंबर्स हैं, CA1, CA2, CA3, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। अब ये सारे CA किसी ना किसी एंटिटी का ऑडिट करते हैं, अलग अलग एंटिटीज का, XYZ लिमिटेड लगा दो आगे, प्राइवेट लिमिटेड एंड कोई फर्म है, ऐसे करके काफ़ी सारी एंटिटीज। अब इसने इसका ऑडिट किया, इसने इसका ऑडिट किया, इसने इसका ऑडिट किया, अलग अलग CAs अलग अलग एंटिटीज का ऑडिट करते हैं। अब ऑडिटर तो अलग अलग हैं, कैसे इनके काम को चेक कराया जाए कि जो ऑडिट किया गया, अब क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट तो 2 पन्नों की होती है, छोटी सी होती है, उसके अंदर ऑडिट ओपिनियन एक लाइन आ जाती है, एक पैरा आ जाता है। अब कैसे पता लगाया जाए कि ये जो ओपिनियन तक हम पहुंचे वो ठीक था या फिर गलत? वो क्या है तुम्हारा रफ वर्क। अच्छा, तुम स्कूल टाइम में सम सॉल्व करते थे तो रफ वर्क की भी वैल्यू होती थी, ठीक है, सिर्फ आंसर की वैल्यू नहीं होती, टीचर क्या चेक करती थी, रफ वर्क भी चेक करती थी, है ना। वैसे ही ऑडिटर ने जो काम किया, जो आंसर निकाला, रिपोर्ट में दिया, वो सिर्फ और सिर्फ उसका आंसर है, उसके पीछे का रफ वर्क क्या है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो आईसीआई क्या करती है, इन्हीं एक CA का काम दूसरे CA से चेक करा देती है, क्योंकि एक CA का काम जो दूसरा CA चेक करने के लिए जाएगा तो वो क्या चेक करेगा, सिर्फ आंसर थोड़ी चेक करेगा, वो रफ वर्क चेक करेगा। वो रफ वर्क क्या है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आईसीआई कभी क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, पीयर रिव्यू के अंडर चेकिंग करा सकती है। तब जो एक CA आएगा दूसरे CA का चेक करने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ क्या देखेगा, वर्किंग पेपर्स चेक करेगा। ओके, कि भाई सारा काम ढंग से हुआ है या फिर नहीं, मतलब कि प्लानिंग ढंग से हुई थी, प्रोसीजर्स ढंग से हुए, एविडेंसेस ढंग से ऑब्टेन करे, कंक्लूजन ढंग से निकाले या फिर नहीं निकाले, उसके बेसिस पे तुमने अपना ऑडिट रिपोर्ट बनाई थी। ठीक है, डन। तो हमारे पास अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब देखो इसका निमोनिक लिख लो। क्यों पूछा डेफ से 230 वर्किंग पेपर्स बताए अपने लिप से? क्यों पूछा डेफ से 230 वर्किंग पेपर्स बताए अपने लिप से? क्यों पूछा डेफ से 230 वर्किंग पेपर्स बताए अपने लिप से? ठीक है, फर्स्ट अल्फाबेट को लिया हुआ है यहाँ पे, दैट्स इट। क्यों पूछा डेफ से 230 वर्किंग पेपर्स बताए अपने लिप से? लास्ट में याद करने के लिए थोड़ा आसान है,
ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो भाई, एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है ऑडिट फाइल। अभी तक मैंने बात करी थी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की। अब ये जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है आपको अपने पास रखनी है इन ऑडिट फाइल। ओके, जो सारे पेपर्स हैं उनको बाइंड करके अपने पास रखना है और वो बन जाती है मेरी ऑडिट फाइल। पर ध्यान से सुनना, आप ये सारा ये बाइंडिंग वगैरह काम वाला काम कब करोगे? आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। पहले मेन जो काम है वो करके दे दो, ठीक है। जो पहला मेन काम क्या है? ओपिनियन देना। आप ओपिनियन दे दो। अपने पास जो अपनी डॉक्यूमेंटेशन आपको संभाल के रखनी है, ये आपकी अपनी होती है, कंपनी को नहीं देनी, एंटिटी को नहीं देनी जिस पे ऑडिट किया। आपकी अपनी प्रॉपर्टी अपने पास संभाल के रखनी है, उसको अपने पास रखो। तो आप बाद में भी उसका बाइंडिंग वगैरह वाला काम कर सकते हो। ओके, ध्यान से देखना इधर। Auditor shall assemble the audit documentation in an audit file and complete the administrative process of assembling final audit file on a timely basis after the date of audit report. Audit report की डेट के बाद। ये आपको MCQ में आ सकता है, प्लीज ध्यान से देखो इसे रीड करो। आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। बाकी सारे काम ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले होते हैं और यही एक इकलौता काम है जो कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले होता है। ऑलराइट, अब ये जो आपकी ऑडिट फाइल बनती है ना, ये दो तरीके से बनती है। दो इसके हम पार्ट्स कर देते हैं। नंबर 1 इज योर परमानेंट ऑडिट फाइल एंड नंबर 2 इज योर करंट ऑडिट फाइल। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि परमानेंट नेचर की, 5 साल के लिए हम ऑडिट करने के लिए आए हैं, 5 सालों के लिए वो चीज़ें सेम की सेम रहेंगी, तो हम उन्हें परमानेंट ऑडिट फाइल का पार्ट बना देते हैं। कुछ चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग करती हैं, हम उन्हें करंट ऑडिट फाइल का पार्ट बना देंगे। ओके, अब ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें खुद ही एग्जाम्पल दूंगी, तुम खुद बता पाओगे कि ये परमानेंट का पार्ट है या फिर ऑडिट करंट का पार्ट है। देखो, अब जैसे कि कोई कंपनी है, उनके लीगल स्ट्रक्चर के डॉक्यूमेंट्स हो गए, जैसे कि भाई एमओए बनाया जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए, क्या हर साल नया नया बनता रहता है या सेम रहता है? सेम रहता है। हम एक काम करेंगे, इसको ना परमानेंट ऑडिट फाइल का पार्ट बना। ओके, अब देखो, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं। लीगल डॉक्यूमेंट्स, कोई केसेस वगैरह हमारे पास चल रहे हैं या फिर कोई पर्टिकुलर लेवल के हमारे पास कुछ ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि रेंट एग्रीमेंट है, कुछ ऐसा जो कि एक फिक्स्ड नेचर का है। कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट जो कि फिक्स्ड नेचर का है, वो मेरा किसका पार्ट बन जाता है? परमानेंट ऑडिट फाइल का पार्ट बन जाता है। एक चीज आती है इंटरनल कंट्रोल्स। अब क्या इंटरनल कंट्रोल हर साल चेंज होते हैं या सेम रहते हैं? इंटरनल कंट्रोल एक बार जो सेट हो गए वो हर साल दर साल चेंज नहीं होते रहते, तो वो परमानेंट नेचर की चीज़ है। एक बार आपने चेक कर लिया ना इंटरनल कंट्रोल, अब अगर उसके अंदर कुछ प्लस माइनस होगा, एंटिटी में कुछ चेंजेस आएंगे, तो ऑब्वियसली वो आप चेंज भी करोगे अपनी ऑडिट फाइल में। बट टिल द टाइम को चेंज नहीं आता तो वो हम परमानेंट का ही पार्ट बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज़, जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अब तक की बनी है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गई, ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब से एंटिटी एग्जिस्टेंस में आई है तब तक की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम अपने पास रखते हैं, एंड दिस इज पार्ट ऑफ योर परमानेंट ऑडिट फाइल। ओके, जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात नहीं कर रही, मैं बोल रही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब से एंटिटी एग्जिस्टेंस में आती है
वो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने पास संभाल के रखती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट ईयर जब हम आएंगे तो एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके अंदर ऐड हो जाएगी, बट पुरानी वाली तो सारी हमारी परमानेंट ऑडिट फाइल का ही पार्ट रहेंगी। नेक्स्ट, कुछ आपके सिग्निफिकेंट रेशियोज एंड ट्रेंड्स जो कि सेट हुए होते हैं, जैसे इंडस्ट्री वाइज कि भैया एक इंडस्ट्री है जिसका जीपी रेशियो 10% रहता है, तो वो हर साल चेंज नहीं होता रहता, इसमें हल्की बहुत प्लस माइनस होती रहती है, बट जो आपने सिग्निफिकेंट परसेंटेजेस अपनी डिराइव की हुई हैं कि भाई एनपी रेशियो 5% रहता है, ऐसे करके कोई आपने रेशियोज जो अपनी इंडस्ट्री वाइज निकाल रखी हैं वो वैसे की वैसे ही रहते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते, तो वो हमारे किसका पार्ट बन जाता है, परमानेंट ऑडिट फाइल का पार्ट बन जाता है। अब फिर आती है एक चीज़ जो एक न्यू चीज़ है, अभी मैं बता रही हूँ आपको, ध्यान से सुनना। इधर देखो, ये एंटिटी है, इस एंटिटी के अंदर एक CA1 एज एन ऑडिटर अपॉइंटेड था, उसने ऑडिट रिपोर्ट दे दी। अब इस X लिमिटेड कर देते हैं, चलो थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऑडिट रिपोर्ट दी और उसके बाद इसका अपना टेन्योर खत्म हो जाता है। कंपनी ऑडिट में पड़ा ना 5 साल का टेन्योर, इसका टेन्योर CA1 का कंप्लीट हो जाता है। अब CA2 एंटर करता है X लिमिटेड में, CA1 का टेन्योर खत्म हो चुका है, CA2 ने एंट्री करी। अब ये जो CA2 है इसके लिए रिक्वायर्ड है कि वो कम्युनिकेट करे विद CA1, ठीक है। जो ये रिटायरिंग CA है इससे कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, ठीक है। ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि भैया आप जा रहे हो तो आप क्यों जा रहे हो, क्या आपको अपनी फीस मिल गई थी टाइम से, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या कोई इशू तो नहीं है इस कंपनी के अंदर जिसके कारण आप लोगों को छोड़ के जाना पड़ा, ओके। तो ये सब चीज़ें कुछ नया वाला CA की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पुराने वाले CA से बात कर ले, कम्युनिकेट कर ले। तो ये जो कम्युनिकेशन है, अब 5 साल के लिए हम आए ना ऑडिट करने के लिए, हम से स्टार्टिंग में उससे बात कर लेंगे कि भैया कोई इशू तो नहीं है, हम अगले 5 साल कंटिन्यू करने वाले हैं, क्या हम हर साल पूछेंगे सेम चीज़? नहीं, पिछले साल तो हम ही ने ऑडिट किया था, हम खुद से थोड़ी पूछेंगे। जब नया रिटायर, पुराने वाला रिटायर हो रहा होता है, नया आ रहा होता है, उसके बीच में एक जो वॉल है वहाँ पे होती है कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन को डॉक्यूमेंट करना है और वो किसका पार्ट है, परमानेंट ऑडिट फाइल का पार्ट, ओके। ऐसे ये हम डिटेल में रीडिंग तो करेंगे, अभी मैं ऊपर ऊपर से बता रही हूँ। अब ऐसे ही मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे तुम्हें मेंशन कराती हूँ करंट ऑडिट फाइल की, बताना ज़रा। अब क्या होता था पहले ना, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर में ऑडिटर अपॉइंट होता था, ठीक है। फर्स्ट ईयर में अपॉइंट हुआ, ये आया ईयर 1 में अपॉइंट हुआ, ठीक है। और ईयर 1 के एंड तक ना, ईयर 1 एंड तक उसको रिमूव कर देते थे, फिर ईयर 1 की ईयर 2 की स्टार्टिंग में उसको वापस रीअपॉइंट करते थे, ईयर 2 के एंड पर उसको फिर से रिमूव कर देते थे, ठीक है। तो हर साल क्या होता था, एक लेटर ऑफ रीअपॉइंटमेंट दिया जाता था, ठीक है। क्या दिया जाता था, लेटर ऑफ रीअपॉइंटमेंट। अब ध्यान से सुनो, हर साल अपना एक लेटर ऑफ रीअपॉइंटमेंट आएगा ऐसे, ईयर 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। ईयर 1 पे क्या किया, स्टार्टिंग में अपॉइंट किया, ईयर 1 के एंड तक रिमूव कर दिया, तो ईयर 2 पे क्या मिलेगा, लेटर ऑफ रीअपॉइंटमेंट। ऐसे ही ईयर 2 के एंड तक रिमूव कर दिया, ईयर 3 पे क्या मिलेगा, लेटर ऑफ रीअपॉइंटमेंट।
ये जो लेटर ऑफ रीअपॉइंटमेंट है ये सब किसका पार्ट बनेगा? करंट ऑडिट फाइल का। परमानेंट नहीं है ना, हर साल लेटर ऑफ रीअपॉइंटमेंट मिल रहा है। ओके, तो किसका पार्ट बनेगा? करंट ऑडिट फाइल का। अभी ना लर्निंग पे ना फोकस करके कुछ ये जो कॉन्सेप्ट्स है उन्हें समझो, जब मैं रीडिंग कराऊंगी तो हम पढ़ भी लेंगे। अच्छा देखो, हर साल अपनी बोर्ड मीटिंग, अच्छा यहाँ पे मेंशन कर दूँ लेटर ऑफ रीअपॉइंटमेंट। अच्छा, हर साल बोर्ड मीटिंग, जर्नल मीटिंग के मिनट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, हर साल के अपने इंडिविजुअल होते हैं पर ईयर वाइज, एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो वो सब किसका पार्ट है? करंट ऑडिट फाइल का पार्ट। ओके, परमानेंट ऑडिट फाइल का पार्ट नहीं बनेगा, अपने ईयर वाइज बनते हैं। ओके, फिर देखो ऑडिट का जो हम प्लान बनाते हैं ये हर साल का अपना बनाया जाता है। ठीक है, प्लानिंग प्रोग्राम जो भी बनाते हैं ना हम हर साल वाइज बनाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक प्लान बनाया 5 साल भैया वही चला लेंगे, नहीं, हर साल दर साल वो प्लान में मॉड्यूलेशंस होती हैं, चेंजेस होते हैं। उन चेंजेस को ध्यान में रखते हुए हम अपना ऑडिट करते हैं। तो हम इसे किसका पार्ट बनाते हैं? करंट ऑडिट फाइल का पार्ट बनाते हैं। अच्छा, अब हमारे जो भी एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंसेस हैं, ठीक है, अब पिछले मैंने एक बात करी थी सिग्निफिकेंट रेशियोज, जो बहुत ही सिग्निफिकेंट रेशियोज हैं जीपी एनपी जो कि स्टक है, उतने ही रहेंगे। एक इंडस्ट्री इतना ही काम करती है, इतना ही उसका जीपी रहता है, इतना ही एनपी रहता है, वो तो बात अलग है। अब ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अगर हमने कोई एनालिसिस करे, कोई ट्रेंड एनालिसिस किए, ठीक है, एक तरह से हम लोगों ने उस पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं, उस ईयर रिलेटेड जितने भी एनालिसिस किए, वो अकाउंट बैलेंसेस के जो हमने ट्रांजैक्शन बैलेंसेस के जो हमने एनालिसिस किए, वो सारे करंट ऑडिट फाइल का पार्ट बनते हैं। अब जो भी हमने सुपरविजन किया एंड रिव्यू किया एक तरह से डॉक्यूमेंट्स का, ये सारा जो हम काम हमने प्लान किया था उसके बेसिस पे इस ईयर के अंदर हमने जो भी डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू किया वो सारा भी हमारा क्या होगा? करंट ऑडिट फाइल का पार्ट। फिर आता है मेरा ड्यूरिंग द ईयर हमने कोई भी और ऑडिटर से बात करी, ये हम अनदर ऑडिटर वगैरह, हम लेटर फ्रॉम अदर ऑडिटर एक्सपर्ट्स, ये हम आगे पढ़ेंगे, इसके प्रॉपर स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, तो अभी इसमें मत करना, आप एक चीज़ याद रख लो, थर्ड पार्टी, कोई भी थर्ड पार्टी से हमने कोई लेटर लिया, वो सब किसका पार्ट है? मेरा करंट ऑडिट फाइल। अच्छा, जैसे कि हम लोग कंफर्मेशन मांगते थे डेटर्स से, अच्छा तो ये किसका पार्ट है? मेरा करंट ऑडिट फाइल, क्योंकि इस साल के डेटर्स हैं, इस साल के डेटर्स रिलेटेड मैंने मांगी कंफर्मेशन, दिस इज पार्ट ऑफ माय ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉपीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस साल जिस साल का हम ऑडिट कर रहे हैं उसी साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर पार्ट ऑफ करंट ऑडिट फाइल। ओके, परमानेंट ऑडिट फाइल में कौन सी है? अब तक की जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इकट्ठी एक बल्क वाली फाइल। ठीक है, 10, 20, 25 साल से, जब से कंपनी है एग्जिस्टेंस में, एंटिटी है एग्जिस्टेंस में, तब से जो फाइल बनी हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर पार्ट ऑफ योर करंट ऑडिट फाइल। मैंने एक बार ऊपर से ये तुम्हें समझा दिया, अब हम रीडिंग भी करेंगे इसकी थोड़ी देर में। पहले आगे एक कॉन्सेप्ट देखते हैं यहाँ पे। अब इसके लिए एक मेरी है मेमोरी टेक्निक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको गलती से भी नहीं छोड़ना। आरटीपी में भी आया हुआ है तो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मैंने वर्ड्स रेड करे हैं और इन्हीं रेड वाले वर्ड्स के ऊपर मेरी बनाई है एक मेमोरी टेक्निक। ये देखो भाई, एक सिग्नी नाम का लड़का था, मैंने ढूंढी ऐसी फोटो। ठीक है, एक सिग्नी नाम का लड़का था। चलो, नंबर 1 सिग्निफिकेंट मैटर्स, तो फर्स्ट क्या है? सिग्नी नाम का लड़का था, रिजल्ट में फेल होता रहता था।
सिग्नी नाम का लड़का था, रिजल्ट में फेल होता रहता था। अच्छा, अब आपको पता है जब बच्चे का रिजल्ट फेल में आए तो वो क्या सोचता है, क्या मैंने गड़बड़ें की होंगी, क्या मैंने गड़बड़ें की होंगी। मतलब क्या है, गड़बड़ों को हम क्या बोलते थे, मटीरियल मिसस्टेटमेंट। सिग्नी नाम का लड़का था, रिजल्ट में फेल होता रहता था, सोच में पड़ गया क्या गड़बड़े मैंने कर दी, क्या मटीरियल मिसस्टेटमेंट मैंने कर दी। अब आपको पता है सिग्नी ने जाके अपने पेपर उठाए और उन्हें पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, देखा कि क्या मैंने गड़बड़ें कर दी। और अब एक बात बताओ, आगे के रिजल्ट में उसे पास होना है तो पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे फटाफट से रिविजन करनी पड़ेगी, रिवाइज करना पड़ेगा और करना पड़ेगा रिस्पॉन्ड। क्या करना पड़ेगा, रिवाइज एंड रिस्पॉन्ड। दोबारा से देखते हैं, सिग्नी नाम का लड़का था, रिजल्ट में फेल होता रहता था। सिग्नी नाम का लड़का था, रिजल्ट में फेल होता रहता था। अच्छा, बच्चे ने बहुत सारी कुछ गड़बड़े कर दी, तो आके उन गड़बड़ों को ढूंढा अपने पेपर्स में से। क्या कर दी गड़बड़े, मतलब मटीरियल मिसस्टेटमेंट। तो भैया उन गड़बड़ों से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिवाइज एंड रिस्पॉन्ड। और पता है क्या, सिग्नी ने ना अपनी मम्मी को भी बोला, मम्मी आ जाओ प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। अब मम्मी तो जब पढ़ाती हैं तो कितनी पिटाई करती हैं, है ना। तो सिग्नी को डिफ़िकल्टी भी उठानी पड़ी, पर पता है क्या, इतनी डिफ़िकल्टी उठाने के बाद सिग्नी हो गया रिजल्ट में पास। रिजल्ट की क्या हो गई, मॉडिफिकेशन। क्या हो गई रिजल्ट की, मॉडिफिकेशन। डिफ़िकल्टी उठाई और हो गया रिजल्ट मॉडिफिकेशन। दोबारा से देखते हैं, सिग्नी नाम का लड़का था, रिजल्ट में फेल होता रहता था, ढूंढी अपनी मटीरियल मिसस्टेटमेंट, उनको रिवाइज एंड रिस्पॉन्ड किया, मम्मी से हेल्प मांगी, डिफ़िकल्टी भी उठाई और फाइनली रिजल्ट क्या हो गया, मॉडिफिकेशन। पास हो गए तो भैया क्या हो गई, रिजल्ट मॉडिफिकेशन। दोबारा से देखते हैं, सिग्नी नाम का लड़का था, रिजल्ट में फेल होता रहता था, मटीरियल मिसस्टेटमेंट ढूंढी, रिवाइज एंड रिस्पॉन्ड किया, डिफ़िकल्टी भी उठाई और साथ में मॉडिफिकेशन हो गई हमारे रिजल्ट की। ये हमारे कुछ कीवर्ड्स थे। देखो तुम्हें अब एक कीवर्ड याद होगा, सबसे पहले सिग्नी नाम का लड़का था, सिग्निफिकेंट रिस्क। नंबर 2 रिजल्ट में फेल होता रहता था, रिजल्ट में फेल होता रहता था। कीवर्ड नंबर 3 मटीरियल मिसस्टेटमेंट, और उस मटीरियल मिसस्टेटमेंट को क्या किया सिग्नी ने, रिवाइज एंड रिस्पॉन्ड। एक मिनट, ये रिस्पॉन्ड हाईलाइटेड नहीं, ठीक है, रिवाइज एंड रिस्पॉन्ड। यहाँ पे मेरे 5 कीवर्ड कवर अप होते हैं, ठीक है। मम्मा से हेल्प ली तो उठाई डिफ़िकल्टी, ओके। उसके बाद अपना मॉडिफाई हो गया रिजल्ट। ध्यान से सुनना, अब ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कीवर्ड्स लिख के उसे अंडरलाइन भी करना, तुम्हें याद तो हो गए हैं। जो यहाँ पे ये वाला है ना पैरा, मॉडिफिकेशन टू द ऑडिट ओपिनियन और द इंक्लूजन ऑफ EOM पैरा, ये हो सकता है अभी तुम्हें ना समझ आए, बट कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एटलीस्ट कीवर्ड याद रख लो। और इसके बाद जस्ट ये वाली लेक्चर के नेक्स्ट आपका एक ओपिनियन वाला लेक्चर है, उसमें आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगा मॉडिफिकेशन। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके चैप्टर 11 में ही कवर होंगी। ऑडिट ना बहुत ज़्यादा इंटैंगल्ड है, एक स्टैंडर्ड को पढ़ने के लिए दूसरा स्टैंडर्ड को पढ़ने के लिए तीसरा स्टैंडर्ड, बहुत ज़्यादा इंटैंगल्ड है। तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अभी मैं एक चीज़ पढ़ा रही हूँ और दूसरी चीज़ पढ़ाऊँ और उसका कनेक्ट कर दूँ। या अपने आप में EOM को पढ़ाने में, ये मॉडिफिकेशन को पढ़ाने में मुझे 1 घंटे से भी ऊपर लगता है। ओके, तो आप समझ सकते हो बहुत बड़ा ये टॉपिक है, डिटेल में हम पढ़ेंगे, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स याद होने चाहिए। नंबर 1 सिग्नी नाम का लड़का था, रिजल्ट। नंबर 1 सिग्नी मतलब सिग्नी मतलब सिग्निफिकेंट रिस्क। नंबर 2 रिजल्ट में फेल हो गया बेचारा, तो उसने क्या ढूंढी, मटीरियल मिसस्टेटमेंट, क्या मैंने गड़बड़ें करी। अच्छा, गड़बड़ें पता चली तो पता है उसको ना रिवाइज एंड रिस्पॉन्ड करना पड़ा, रिवाइज एंड रिस्पॉन्ड, 5 कीवर्ड कवर अप हो गए। अच्छा, मम्मा से हेल्प मांगी तो मम्मा तो पिटाई करती है, मतलब डिफ़िकल्टी उठानी पड़ी। पर पता है इस सब के बाद उसका रिजल्ट आ गया पास, तो मतलब क्या हो गई, मॉडिफिकेशन।
ये कीवर्ड्स आपके होने चाहिए एग्जाम में और अंडरलाइंड होने चाहिए, तभी मार्क्स मिलेंगे, राइट। चलो नेक्स्ट, एक आपके पास चीज़ आ सकती है लिखने के लिए, 2 मार्क्स से ज़्यादा नहीं है इसकी वेटेज, कंप्लीशन मेमोरेंडम, शॉर्ट नोट ऑन कंप्लीशन मेमोरेंडम, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। तो आपको क्या लिखना है इसके अंदर, जो अभी मैंने आपको बताया सिग्निफिकेंट मैटर, जो अभी हमने पढ़ा एग्जाम्पल्स ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स ड्यूरिंग द ईयर, अगर कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर्स ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किए और कैसे उन्हें एड्रेस किया, कैसे उन्हें लिखा, कैसे लिखा एज ए लाइक कैसे उनको उनके बेसिस पे उसने और प्रोसीजर्स करे और एविडेंसेस ऑब्टेन करे और क्या क्या उसे काम करना पड़ा, कैसे उसने उन मैटर्स के अकॉर्डिंग अपना इम्पैक्ट दिखाया, उस सब को आपको कंप्लीशन मेमोरेंडम का पार्ट बनाना है। अगर कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं ही नहीं तो ऑटोमेटिकली हम इसे इग्नोर कर देंगे, बट अगर कोई भी आपके पास कंप्लीशन मेमोरेंडम या फिर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी कोई शॉर्ट नोट लिखा हुआ था, तो उसके अंदर आपको क्या क्या लिखना है, नंबर 1 सिग्निफिकेंट मैटर्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट एंड हाउ दे वर एड्रेस, दैट्स इट, ठीक है। कुछ भी आगे पीछे मत लिखना। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन लिख के शुरू कर देना, बस दैट्स इट, ओके। अब इधर देखना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, अब ये जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर, ठीक है। इसके ऊपर किसी का भी हक नहीं है, किसका हक है, सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर का अपना हक है, ओके। और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के आधा क्या है, मैंने बताया आपको, ऑडिट फाइल, कंप्लीशन मेमोरेंडम, ओके। ये वाले पार्ट ऑडिट एविडेंस ये सब हम पढ़ चुके हैं। याद रखना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर एंड दिस इंक्लूड्स ऑडिट फाइल एंड कंप्लीशन मेमोरेंडम। डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको हम बोलते हैं वर्किंग पेपर्स। वर्किंग पेपर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड थी, नंबर 1 प्रोसीजर्स, नंबर 2 ऑडिट एविडेंसेस, नंबर 3 कंक्लूजन। अब यहाँ पर 7 years जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने यहाँ पे तुम्हें मेंशन करा दी है। इधर देखो बेसिक पर्पस, एडिशनल पर्पस, यहाँ पे लिखो एक बार, अरे क्यों पूछा डेफ से 230 वर्किंग पेपर्स का पर्पस बताए अपने लिप से, ठीक है। लिखने वाला लिखा हुआ था ना, क्यों पूछा डेफ से, ऐसे 230 वर्किंग पेपर्स पर्पस बताए अपने लिप से, ठीक है। ये इसका मैंने निमोनिक तुम्हें बता दिया था। अब एग्जाम्पल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। आपके पास ये 2 मार्क्स के लिए लिखने के लिए आ सकते हैं, ऑडिट प्रोग्राम्स, एनालिसिस, इश्यूज मेमोरेंडा, समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, लेटर ऑफ कंफर्मेशन, रिप्रेजेंटेशन, चेकलिस्ट, कॉपीज ऑफ एंटिटीज रिकॉर्ड्स, कॉरेस्पॉन्डेंस, कुछ भी, कोई भी चीज़ जो हम ऑडिट एविडेंसेस यूज़ करते थे उस सबको हम रखेंगे कहाँ पे, अपने पास संभाल के, ऑडिट एविडेंस एज एन ऑडिट एविडेंस प्रूफ कहाँ रखेंगे, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट। तो जितने भी हमारे ऑडिट एविडेंसेस सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होते हैं। अब एग्जैक्ट प्रिसाइज लिखा हुआ क्या क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे कुछ मेंशन्ड है, अपने आप से बनाना चाहो बना सकते हो, बट माय रिक्वेस्ट वुड बी प्लीज़ यही यूज़ करना जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। रीज़न भी जो यहाँ पे मेंशन्ड है एग्जामिनर की की में भी वही होगा, तुम कुछ और लिखोगे, कुछ भी मिस्ड रहा, कुछ उसे मैचिंग नहीं दिखा, हो सकता है तुम्हारे मार्क्स कट जाए, चाहे तुम सही चीज़ भी लिखो, ये एक इशू है, बट कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें मार्क्स सही है तो क्या लिखो, जो यहाँ लिखा वही लिख देना, ठीक है। अच्छा आगे देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट फाइल, हम लोगों ने ये सब पढ़ा है, फिर भी एक बार रीडिंग कर लेते हैं। लीगल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, MOA की बात करी थी मैंने, लीगल डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट्स, मिनट्स, कुछ भी चीज़ जैसे कि रेंट एग्रीमेंट, ठीक है, कोई केसेस वगैरह चल रहे हैं, कोई भी लीगल लेवल की चीज़, ओके। इंटरनल कंट्रोल्स का स्टडी एंड एवेल्युएशन, कॉपी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड प्रीवियस ईयर्स एंड सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन जो पिछले सालों की हमारे पास हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट रेशियोज, GP NP जो हमारे फिक्स हैं। अच्छा उसके बाद मैनेजमेंट लेटर्स, हमारे पास मैनेजमेंट जो हमें लेटर्स देता है,
ठीक है। आप लोगों ने अभी स्टार्टिंग जब हम करते हैं, जब हम एंटर करते काम एंटिटी के अंदर, तो हमें मैनेजमेंट भी एक लेटर देता है, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट कह लो, ठीक है। 5 ईयर्स के लिए जो हमें मैनेजमेंट के थ्रू जो लेटर्स मिले हैं, ठीक है, WRs भी इसका पार्ट है। ओके, जितने भी हमें मैनेजमेंट के थ्रू लेटर्स मिले हैं वो सारे के सारे हम अपने परमानेंट ऑडिट फाइल का पार्ट बनाते हैं। मेजरली हम इसे आगे पढ़ेंगे मैनेजमेंट लेटर्स को, इसको मैं कनेक्ट करूँगी हमारी आगे वाली क्लास में, चैप्टर नंबर 13 के अंदर मैं इसे ज़रूर कनेक्ट करूँगी, याद रखना। कम्युनिकेटिंग विद द रिटायरिंग ऑडिटर, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था। एक ऑडिटर जा रहा है तो जाने से पहले हम उसे कम्युनिकेशन ले लेते हैं। अच्छा, लेटर ऑफ रीअपॉइंटमेंट, हर साल अगर नया नया दोबारा से रिअपॉइंट करोगे तो हर साल का एक लेटर ऑफ रीअपॉइंटमेंट तो करंट ऑडिट फाइल का पार्ट है। बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग के जो भी मिनट्स हैं, सब कुछ। ऑडिट प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, रिजल्ट्स, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन बैलेंसेस, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लेटर विद ऑडिटर एंड एक्सपर्ट एंड थर्ड पार्टी। मैंने बोला था ऑडिटर एंड एक्सपर्ट को छोड़ दो, थर्ड पार्टी याद रखना अभी, ठीक है। अच्छा, कॉपीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस साल की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी है वो हमारा इस साल की करंट ऑडिट फाइल का पार्ट बनेगा। अब सिग्नी, अब इसके अंदर तुम लोग लिख लो सिग्निफिकेंट रिस्क, रिजल्ट्स, मटीरियली मिसस्टेटेड, रिवाइज एंड रिस्पॉन्ड, डिफिकल्टी, मॉडिफिकेशन, सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। सिग्नी, रिजल्ट, मटीरियल मिसस्टेटेड, रिवाइज एंड रिस्पॉन्ड, डिफिकल्टी, मॉडिफिकेशन। अच्छा, इसके ऊपर लिख लो रीड, ये आपको सिर्फ रीडिंग करनी है इसकी, ठीक है। इसके आने के थोड़े से चांसेस कम है। कंप्लीशन मेमोरेंडम हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब मेरा रह रहा है फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। एक मेरा रह रहा है डिपार्चर फ्रॉम रेलेवेंट रिक्वायरमेंट, एक मैटर अराइजिंग फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। चलो पीछे से शुरू करते हैं। मैटर अराइजिंग आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, इसके ऊपर लिखो SA 560। ये अभी मैं डील नहीं करूंगी। SA 560 के अंदर जब SA 560 पढ़ के वापस आओगे तुम्हें लगेगा है ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। SA 560 के अंदर हम इसे डील करेंगे। अभी तुम्हें रिवीजन के वक्त भी करने की जरूरत नहीं, SA 560 पढ़ो उसके बाद करना। फिर आता है मेरे पास डिपार्चर फ्रॉम रेलेवेंट रिक्वायरमेंट। देखो जितने भी एसेज हैं वो सारे के सारे एसेज को फॉलो करना है, ठीक है, जहाँ जहाँ फॉलो कर सकते हो। बट किसी किसी जगह पर अगर ऑडिटर फॉलो नहीं कर पाता स्टैंडर्ड्स को तो उसे मेंशन करना है एज पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अब दो चीज़ें हैं जो कि उसे मेंशन करनी है कि मैंने अगर नहीं फॉलो किया तो उससे रिलेटेड उसे क्या दो चीज़ें मेंशन करनी है, इधर देखना। अगर आप एक स्टैंडर्ड को नहीं फॉलो कर पाए तो उसकी जगह पे आपने कोई और ऑडिट प्रोसीजर्स करे होंगे, ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स, एंड आपके कुछ रीजंस भी रहे होंगे कि आपने क्या रीजन रहा उस डिपार्चर का, ठीक है। नंबर 1, आपने उस स्टैंडर्ड को अगर नहीं फॉलो किया तो उसकी जगह पे कुछ और काम किया होगा, वो बता दो, प्लस क्या रीजन रहा उस डिपार्चर का। ओके, ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स एंड द रीजन फॉर द डिपार्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। अब एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अब इधर देखो, बड़ा सिंपल सी चीज़ है।
जितने भी मेरे सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं, ये सिग्निफिकेंट मैटर्स जो अभी मैंने सिग्नी वाला आप लोगों को कराया, और उसके अलावा मैंने तुम्हें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन कराई थी, माय प्रोसीजर्स ऑडिट एविडेंसेस एंड कॉन्क्लूजन्स। अब देखो रिजल्ट्स, अभी तो देखो सबसे पहले कंक्लूजन पढ़ते हैं यहाँ पे, रिजल्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म एंड द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन। तो ये जो मेरे प्रोसीजर्स थे और मैंने जो ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करे, इसके बेसिस पे जो मैंने रिजल्ट्स बनाए, मतलब मेरे क्या है, कंक्लूजन्स। ओके, फिर ये प्रोसीजर्स के अंदर क्या क्या आता है, ऑब्वियसली नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। हम प्रोसीजर्स में क्या क्या बताएंगे, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू कंप्लाई विद द एसेज एंड एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। कितने हमारे इन एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एज पर एसे एंड लीगल। अब ये जो हमारा एनटीई है, इसके अंदर हमें क्या क्या देखना है, हु परफॉर्म्ड प्लस डेट, who reviewed प्लस डेट। ठीक है, who performed and the date, who reviewed and the date। ठीक है, तो अब फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अगर मेरे पास आता है, तो सबसे पहली चीज़ तो मैं उसके अंदर लिखूंगी कि बाई प्रोसीजर्स ऑडिट एविडेंसेस जो मैंने ऑब्टेन करे और उसके बेसिस पे क्या कंक्लूजन्स बने। तीसरी चीज़ आती है मेरे पास सिग्निफिकेंट मैटर्स। ओके, प्रोसीजर्स, ऑडिट एविडेंसेस, कंक्लूजन, सिग्निफिकेंट मैटर्स। ये जो प्रोसीजर्स हैं इनके क्या होते हैं, नीचे टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं। तो हम ये जो एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स है इसको और सिंप्लीफाई करें तो भैया हु परफॉर्म्ड एंड व्हाट डेट द वर्क वाज कंप्लीटेड, हु रिव्यूड एंड टिल व्हाट डेट एंड टू व्हाट एक्सटेंट सच रिव्यू वाज डन। फिर आता है मेरे पास कंक्लूजन, क्या रिजल्ट बने फ्रॉम द प्रोसीजर्स परफॉर्म एंड द ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड। फिर आता है मेरे पास सिग्निफिकेंट मैटर्स। अब सिग्निफिकेंट मैटर्स के अंदर क्या क्या आता है, ऑडिटर सब कुछ डॉक्यूमेंट करेगा जो भी डिस्कशन है सिग्निफिकेंट मैटर्स विद द मैनेजमेंट, TCWG, governance and other, including nature of significant matters discussed, when and with whom the discussion took place. If the auditor identified information that is inconsistent with the auditor's final conclusion regarding a significant matter, the auditor shall document how the auditor addressed the inconsistency. Okay, थोड़ा सा ये हैवी हो गया, मैं इसको डीकोड कर रही हूँ साइड में, देखना इधर। प्लीज़ ये साथ साथ लिख लो।
ठीक है, थोड़ा इजी रहेगा इसे समझने में। डॉक्यूमेंट द डिस्कशन विच वॉज डन विद द मैनेजमेंट TCWG एंड अदर। क्या नेचर था उस सिग्निफिकेंट मैटर का? व्हेन एंड विद whom, व्हेन एंड विद whom द डिस्कशन टुक प्लेस। अब अगर आपकी इन्फॉर्मेशन इनकंसिस्टेंट है विद ऑडिटर्स फाइनल कंक्लूजन, मतलब लास्ट में जो ऑडिटर कंक्लूड कर रहा था, जो ओपिनियन दे रहा था, वो मैच नहीं कर रहा आफ्टर दिस सिग्निफिकेंट मैटर्स, तो कैसे ऑडिटर ने उसे एड्रेस किया, मतलब उसके बेसिस पे क्या उसने और प्रोसीजर्स करें, क्या और कंक्लूजन्स निकाले, क्या ओपिनियन में चेंज आया, जो भी चेंज आया क्या उसे और काम करना पड़ा, वो सब आप इसका पार्ट बनाओगे। राइट, इसके साथ आपका essay 230 कंप्लीट। थैंक यू।